Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss, or we can say, revise your chapter 7, Changing Culture and Tradition, class 11th history. In class 11th, as you know that we have completed your whole syllabus, and I have already informed you that according to CBSE, this year some chapter that are reduced. I think there is no need to tell you about the chapter name because I discussed that in the different वे मैंने आपको कई तरीके इसको समझाया, कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट हैं, कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए है, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बातें की थी। और ये चीज़ें आपको याद होंगी जहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आपके क्लास 11th के सिलेबस से 3 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। इन योर क्लास 11th हिस्ट्री देयर आर 11th चैप्टर। इन 11th चैप्टर the 3 chapter that have reduced क्या किया गया है, that has reduced 3 chapters। तो 3 chapters कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर आपके बुक का पहला ही चैप्टर है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। सेकेंड चैप्टर जो डिलीट किए गए वो है नोमैडिक एम्पायर, और थर्ड चैप्टर जो रीड किया गया है वो है कन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर। डियर स्टूडेंट, इफ यू विल ऑब्जर्व योर बुक, योर होल बुक, आई मीन टू से दैट क्लास 11th हिस्ट्री बुक डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, थीम फर्स्ट, थीम सेकेंड एंड थीम थर्ड। थीम फर्स्ट from beginning of the time, theme second nomadic empire, और theme third में confrontation of the culture। इन चैप्टरों को रिड्यूस किया गया है, हटाया गया है। आई होप कि ये बातें एकदम क्लियर है, आपके मन और मस्तिष्क में किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में रिगार्डिंग कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें। सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर होल सिलेबस। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन in your mind that which chapter is in your syllabus and which chapter that has reduced. That's why again I inform you about the chapter. Okay, in my last class, what I told you, in my last class I taught you about the chapter, I think चैप्टर आपका है ये कौन सा, 7 और 6, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। व्हाई? बिकॉज इन दिस चैप्टर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट इज चैप्टर 7, सॉरी टू से द कन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर, दैट इज चैप्टर 8 that has deleted. This is chapter 7, changing cultural tradition. Again I repeat, the theme third, chapter 8, confrontation of the culture that has reduced this year by CBSE. Okay? मैंने पहले आपसे कहा कि चैप्टर 7 है, लेकिन मैंने चैप्टर का नाम लिया, मैंने कहा कन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर। तो 7 और 8 में भी कंफ्यूज आप मत होइएगा, चैप्टर 8 है आई थिंक। तो जो चैप्टर 8 है आपका वो सबसे ही महत्वपूर्ण है उनके, उसको चैप्टर 8 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, नोमैडिक एम्पायर भी आल्सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द टाइम ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। लेकिन चूंकि इस पेंडेमिक में
प्रॉब्लम बढ़ रही थी तो गवर्नमेंट ने, प्रॉब्लम इट मीन्स स्कूलिंग सिस्टम प्रॉपरली रन नहीं कर रही थी. एज यू नो दैट वी आर डिपेंड ऑन द डिजिटल एजुकेशन थ्रू electronic gadgets. We are connecting with each other. So this is very difficult for you कि आप सारे सिलेबस को कैसे कवर करेंगे. तो इसीलिए सीबीएसई ने इन चीजों को आपके लिए रखा. ओके, एज यू नो दैट चैप्टर 7 द चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, वी डिस्कस्ड द different topic which is given in, like the revival of the Italy, like the humanism, Arabics contribution in science and philosophy, and this type of some other points which we read. My dear student, in this chapter, the last topic, today we will try to understand. Even I have given the some information about the last topic कि क्या हुआ, was the European Renaissance in the 14th century, क्या यूरोप में Renaissance 14th century में आया और ये बातें क्यों कही जा रही थी, what was the reason, what was the point behind that, why the some historian believe that the Renaissance that was not come in 14th century. According to the modern historian, according to modern research scholar, they try to prove that it was the conspiracy of some historians who want to introduce the 14th century as a new era, and they took help the word Renaissance, and they sharply they want to explain, बड़ी चतुराई के साथ, cleverly they want to prove that कि the 14th century that was the Renaissance era and the huge amount of changes that was introduced in the European scenario. So that is the point what we study today. Okay, let us come and discuss class 11th history, class 11th history, chapter changing cultural tradition. Date 22/12/2020. Today, what we read, as I informed you, the topic was there are European Renaissance Okay, was there a European Renaissance in the 14th century? In the 14th century, क्या यूरोप में रेनेसांस 14th सेंचुरी में आया? ये बात कहां तक सही है और इन चीजों को किस तरीके से हम समझेंगे? टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. डियर स्टूडेंट, as I inform you, if you have remember that the historian believe before 14th century a lot of new type of changes that was introduced. European they link with the trade routes with not only European countries but also the Asiatic
regions like China, like India, and such type of others. The Silk Route play a very important role in the connection or establish the bonding with them. And in the starting of this chapter, revival of the Italian city, I also taught you that the role of the trade, I mean to say that the coastal city, they emerged a new form. This was the very interesting matter. ये जो नए तरीके से विकास हुआ शहरों का, इन शहरों ने एक नई क्रांति लाई यूरोप में. They try to change the structural, I mean to say that the जो उनका स्ट्रक्चर था, जो उनका पकड़ थी समाज पे, सोसाइटी पे, रिलीजियस स्ट्रक्चर को उन्होंने तोड़ा. अर्थव्यवस्था का विकास, इकोनॉमी डेवलप हुई और इकोनॉमी के डेवलप होने से पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरे की पूरे चीजों में चेंजेस आए, बदलाव आए. जैसा कि मैंने आपको बताया था, इटालियन सिटी में अब जिनेवा, वेनिस जैसे नगर जो एक नई परंपरा से गवर्न हो रहे थे, जो नोबेल से नहीं, जो लॉर्ड से नहीं, बल्कि काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स और मर्चेंट से कंट्रोल किए जा रहे थे. तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि इसके पहले 14th सेंचुरी के पहले कहीं न कहीं ये पूरा स्ट्रक्चर जो 14th सेंचुरी में डेवलप हो रहा है, वो 14th सेंचुरी में जो प्रॉपर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इनडायरेक्टली इट व्हाट गिव अस इंफॉर्मेशन दैट द प्रीवियस सेंचुरी, द प्रोसेस दैट इज स्टार्टेड. तो इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि जो पुरानी शताब्दियों से जो विकास हो रहा था, क्या आप उसको इग्नोर करके 14th सेंचुरी को ही सिर्फ कहेंगे कि यूरोप में पुनर्जागरण आया, यूरोप में रेनेसांस आया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट्स व्हाट आई वांट टू इन्फॉर्म यू माय डियर स्टूडेंट. ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको समझना है और इसी को ये टॉपिक समझाता है. यहां पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि क्या रेनेसांस यूरोप में तब आया 14th सेंचुरी में, और फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इन चीजों को कहते हैं. आइए लेट अस डिस्कस योर बुक. व्हाट ऑथर वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस पैराग्राफ. कहते हैं लेट अस नाउ द रिकंसीडर द कंसेप्ट ऑफ रेनेसांस. कैन वी से the period as a marking a sharp break with the past and the rebirth of the ideas from Greek and Roman tradition? Was the earlier period, 12th and 13th centuries, a time of darkness? Of course, their point was genuine. They tried to reveal that the 12th and 13th century, that you, according to yourself, that it was dark age. No. How? Okay. If you will see the next paragraph, then we can easily understand that why the new scholar, they questioned on the view of the Jacob Burckhardt type. Jacob Burckhardt type historians. Jacob Burckhardt, who was the disciple of the Leopold von Ranke. So, new writer कहता है कि recent writers like Peter Burke of England have suggested that the Burckhardt was the exaggerating the sharp differences between this period and the one that preceded it by the using the term Renaissance, which implies that the Greek and Roman civilizations were reborn at the time, and that scholar and artist of the period substituted the pre-Christian world view for Christian one. Both arguments were exaggerated. The scholars in the earlier centuries had been familiar
with Greek and Roman cultures and religion continued to be a very important part of people's life. To contract the Renaissance as a period of the dynamism and artist creativity, and the Middle Age as a period of gloom and lack of development is one oversimplification. Many elements associated with the Renaissance in Italy can be traced back to the 12th and 13th century. It has been suggested by some historians that in the 9th century in France, there had been similar literary and the artistic blossoming. What I am telling you, my dear student, I want to inform you about the question which was put on by the Peter Berg type of new historians. They questioned the old hypothesis. According to that, the 14th century, that was the Renaissance era. According to Jacob Burckhardt की इस समय तमाम सारे कलाकार, तमाम सारी पेंटिंग्स, तमाम सारे जो चीज़ों में बदलाव हुआ, जो चीज़ें बनी, वो इन कलाकारों की देन थी जो बाहर से आए, जो रोम और इटली के, जो रोम और जो मुस्लिम्स के बीच क्रूसेड हुआ, उस क्रूसेड में जब रोम फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, पूरे नगर बर्बाद हो गए, तो सब लोग नए नए जगहों की तरफ बढ़े। इटली उनके लिए एक आइडियल प्लेस था, वो इटली पर पहुंचे और इटली से रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटी का डेवलपमेंट हुआ। जो इस हाइपोथेसिस के साथ चल रहे थे बर्कहार्ट, उस पर क्वेश्चन उठाते हुए इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे लेखकों ने सुझाव दिया कि ये विचार, बर्कहार्ट के विचार हाइपरबोलिक हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण हैं कि सिर्फ 14th सेंचुरी को हम रीबर्थ या रेनेसांस कहें, क्योंकि वो बर्कहार्ट इस काल को कुछ बढ़ा चढ़ा के ही बता रहे हैं और इसके पहले के कालों को वो कुछ नीचा करके दिखा रहे हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बातें बता रहे हैं। ऐसा करने से उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, उन चीजों को जो चीजें बदल रही थी उनको दिखाने के लिए। ये रेनेसांस शब्द में जो अंतर्निहित व्याख्या है यूनानी और रोमन सभ्यता का 14th सेंचुरी में जो रीबर्थ हो रहा है, उस समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि की ओर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोनों बातें अति होती, एक तरफ कह रहे थे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा था, दूसरी तरफ कह रहे थे कि अब रिलीजन में भी बदलाव आ रहे थे, धर्म के क्षेत्र में भी, जो क्रिश्चियनिटी के क्षेत्र में भी अब लोगों ने नए तरीके से सोचना किया। बोथ दैट वाज हाइपरबोलिक, बढ़ा चढ़ा के बातें थी। अब यहां पे यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मकता और सृजनशीलता, इट मीन्स मोबिलाइजेशन, इट मीन्स द क्रिएटिविटी, इट मीन्स कि जो आर्टिस्टिक अप्रोच है इसके विकास का काल था, और इसके विपरीत जो मिडिल एरा था, स्पेशली 13th के पहले का काल, 13th, 12th, 11th, ये काल, ये डार्क काल था, मिडिल एरा का, जिसमें किसी प्रकार का विकास ही नहीं हुआ, जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12th और 13th सेंचुरी में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया और 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं पर विचार करने से पता चलेगा कि जो वो बातें कह रहे थे वो कहां तक सही थी। यूरोप में उस समय अनेक कल्चरल चेंजेस हुए। रोम और यूनान की क्लासिकल कल्चर के कारण ही बदलाव हुआ, ऐसा कहना ठीक नहीं। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक, इट मीन्स आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल जो रिवाइव हुए, ने इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभरे। लेकिन एशिया में व्हाट हैपेंड इन एशिया? इन एशिया, if you will minutely observe about the Asiatic history during that time, you will find out that the different type of technological changes
that were introduced during that time. What happened in China? The gunpowder, the writing skills, the paper, and such type of other technological changes, navigation system also. अगर आप इसको एशिया के संदर्भ में देखें तो प्रौद्योगिकी कार्यकुशलता में यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफी विकसित थी एशिया के लोग। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में कनेक्ट हो चुका था। नेविगेशन की नई तकनीकी ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जो वॉयजेस होते थे, समुद्री यात्राएं होती थी, उसको सुलभ बना दिया। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजय ने एशिया और उत्तरी अफ्रीका, इट मीन्स एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए भी आपस में जोड़ दिया। अब जो मंगोलों ने क्षेत्रों को जीता, इन्वेड किया, एशिया से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक के क्षेत्रों में सभी कल्चर एक दूसरे से कनेक्ट हुए, लोगों ने एक दूसरे से सीखा, समझा, और ये चीजें एक बड़े बदलाव को ही व्यक्त कर रहे थे। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोम वासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मिडिल एशिया, चाइना से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तब इतिहासकारों ने से यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को ही सिर्फ सामने रखा। आई मीन टू से दैट इज द इंपीरियल टाइप ऑफ हिस्ट्री राइटिंग्स। द हिस्टोरियंस, द यूरोपियन हिस्टोरियंस, they never ready to accept that the Europeans, they took some technology, information, innovative idea from the eastern countries. I mean to say that China, I mean to say that India, I mean to say that Arab, I mean to say that the Persia, इस तरह के तमाम सारे देशों से उन्होंने कुछ सीखा, इसका वो विरोध कर रहे थे। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई वांट टू सजेस्ट यू, व्हाट आई वांट टू इन्फॉर्म अबाउट दैट पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट, मैं कहना चाहता हूं कि द कल्चरल चेंज इन यूरोप एट दिस टाइम वर नॉट शेप्ड ओनली बाय द क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीक। द आर्कियोलॉजिकल एंड द लिटररी रिकवरी of the Roman culture did create a great admiration of that civilization, but technology and skills in Asia had moved far ahead of what the Greek and Roman had known. Much more of the world had become connected, and the new technique of the navigation enabled people to sail much further than had been possible earlier. The expansion of Islam and the Mongol conquest had linked Asia and North Africa with Europe, not politically, but a term of trade and of learning skill. The Europeans learned not just from the Greek and Roman, but from India, from Arabia, from Iran, from Central Asia and China. These debates were not acknowledged for a long time, because when the history of this period started to be written, historians saw it from a Europe-centered viewpoint. जो बातें मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, historians, the European historians, they never accept that कि हमने कुछ सीखा दूसरे देशों से। वो सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी चेंजेज आए वो हम लोगों ने किया, वो हमारी देन थी, बाकी विश्व का इसमें कोई भी योगदान नहीं है, देख, जो कि गलत था। पीटरबर्ग इसी बात का उल्लेख करना चाह रहा है। पीटरबर्ग यही कहना चाहते हैं कि यह सही नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट। यहां पे दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है कि अब एक नई विचारधारा आ चुकी थी यूरोप में, एक नए इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप ने यह प्रूव करने का प्रयास किया कि यूरोप ने बहुत कुछ एशिया से भी सीखा,
एशियाटिक रीजन से उन्होंने बहुत सारी चीजें प्राप्त की, देखा, और उन्होंने वहां से इन चीजों को लिया। एन इंपॉर्टेंट चेंज that did happen in this period was that gradually the private and the public sphere of life began to become a separate. The public sphere meant are the area of government and of formal religion. The private sphere included the family and the personal religion. The personal religion and the government, I mean to say that the religion which was favored by the government, the sector which is in the supervision of the government, controlled by government, that is called public sector, and the I mean to say that private की जो व्यक्ति का खुद की अपनी सोच हो, खुद का अपना हो. An important change that did happen in this period was that gradually that the private and the public sphere of life began to become separate. The public sphere meant the area of government and of the formal religion. The private sphere included the family and personal religion. The individual had a private as well as public role. He was not simply a member of one of the three orders. He was also a person in his own right. An artist was not just a member of a guild. He was known for himself. What I am saying during that time, that is the very important thing, that the free ideology, the independent ideology that was created in the mind of human beings. Human beings felt that he was not only the part of the three order, but also he was what? Himself free. He has some existence in the country. The artisan was not the part of guilds, but also he was aware of his own name and their own work. अपने काम से, अपने नाम से वो जाना जाता था. That's why I am saying the individual had the private as well as the public role. He was not simply a member of one of the three orders. He was also a person in his own right. An artist was not just a member of guild. He was known of himself. In the 18th century, this sense of the individual would be expressed in the political form, in the belief that in all individuals had equal political rights. Another development was that the different regions of Europe started to have their separate sense of identity based on language. Europe, earlier united partly by the Roman Empire and later by the Latin and Christianity, was now dissolving into states. States unite by the common language. Author give you the proper information about this chapter, that which type of changes introduced during that time. The Renaissance word, it was used by the special group who want to prove that the 14th century, that was the great change era, revolutionary era. That is not so true, because Peter Burkhardt view that was questioned by Peter Burke, and he tried to prove that no, the development that was not introduced in only the 14th century, the process that was started from the early centuries. How can you say that 12th century and 13th century that was dark age of the European Middle Era? No, it is not good. You should think about that. The development not happened sudden, तुरंत नहीं होता. इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उसमें धीरे धीरे जो वो बातें कहता है कि जो परिवर्तन हुआ उसको अगर ध्यान से देखें तो जो इस काल में परिवर्तन हुआ वो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ धीरे धीरे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अलग अलग क्षेत्र बनने लगने की. अब लोग ये सोचने लगे कि जीवन के जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो तात्पर्य था, पब्लिक सेक्टर का जो मतलब था, वो था कि सरकार के कार्यक्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित जो सबके लिए फॉर्मल रिलीजन हो, और प्राइवेट का मतलब था उसका अपना परिवार, अपना निजी धर्म. व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी. ह्यूमन बींग्स दो तरीके से था, इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के साथ साथ वो
प्राइवेट, इट मीन्स पब्लिक एंड प्राइवेट, दो सेक्टर में उसकी लाइफ पट गई। अब वो केवल 3 ऑर्डर का ही किसी एक वर्ग का सदस्य नहीं, बल्कि वो अपने में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र नहीं होता था, बल्कि वो अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 18वीं सेंचुरी तक आते आते पहचान को राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त किया गया, और इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार हैं। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा, बाद में लैटिन भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा, और इनके आंतरिक जुड़ाव का कारण एक सेम सिंपल लैंग्वेज था। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आज हम लोगों ने आपके चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, रिवाइज फॉर्म में भी। इसके पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था, दूसरी बार भी हम लोगों ने इसे पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बातें करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।